खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं बताऊंगा मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रेगुलर मोड एडमिशन सेशन 2022-23 के बारे में। यानी यूनिवर्सिटी ने साल 2022 में होने वाले एडमिशन के रिगार्डिंग अपडेट जारी कर दिया है। अपडेट या प्रोस्पेक्टस कहते हैं, और उसमें यूनिवर्सिटी ने बताया है कि इस साल जो एडमिशन का प्रोसेस है अब तक के पिछले साल या प्रीवियस ईयर्स में जो सारा एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है उसके बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब मानो मैं पहली बार ग्रेजुएशन लेवल के कुछ कोर्सेज जो मेरिट पर हुआ करते थे अब वो भी इंट्रेंस के बेस पर होंगे। मतलब अंडर ग्रेजुएट में अब तक के मानों में कभी नहीं हुआ करता था कि जैसे बीए, बीएससी या बीकॉम वगैरह के जो कोर्स थे मानों में मेरिट के बेस पर ही हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है कि उसमें वो एंट्रेंस होगा, और वो एंट्रेंस क्या होगा मानू खुद नहीं लेगी बल्कि CUET के थ्रू होगी। ये CUET कौन सी बला है जी? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई, जिसे हम NEP कहते हैं। तो चलिए हम बिल्कुल डिटेल से सारी चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि अब इस वीडियो में इसके अलावा और क्या क्या जानेंगे। इंपॉर्टेंट डेट क्या है एडमिशन के रिगार्डिंग, मानू के स्टूडेंट्स को इस बार कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, फिर मानू में एडमिशन लेने वाले को रिजर्वेशंस क्या मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, उसी तरीके से मार्क्स और एज में क्या रिलैक्सेशन है, फिर स्पेशल जो कैटेगरीज हैं उनको कितना परसेंट है। सबसे जो इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो में होगा वो होगा कि मानू में जो लोग भी जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट लेवल के यानी BA, BSc, BCom, BA ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जिसको JMC कहते हैं, या फिर BVoc, अगर हम BVoc कहेंगे तो वो MIT और MLT मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी इस तरीके के जो कुछ कोर्सेज हैं, या बीटेक वगैरह, तो उन सभी में अब एंट्रेंस, बीटेक में तो पहले भी एंट्रेंस हो रहा था, लेकिन उसके अलावा जो आपने कोर्स देखा तो इन सभी कोर्स में एडमिशन लेने वाले मानू के स्टूडेंट्स को अब नए पैटर्न पर या नए साल से इस साल से उनको एंट्रेंस देना होगा। तो वो सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उस एक अपडेट वैसे कैंडिडेट के लिए है जो मानू से DLED करना चाहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इनके लिए पिछले 7 सालों के क्वेश्चंस आंसर के साथ अवेलेबल हैं 2015 से लेकर 21 तक। उसमें सब्जेक्ट जो होगा इंक्लूड जनरल नॉलेज, जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी। उसी तरीके से जो कैंडिडेट मानू से BEd करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी पिछले 7 सालों का क्वेश्चन आंसर के साथ अवेलेबल है, साथ में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट भी। तो जो सब्जेक्ट होगा वो उर्दू सब्जेक्ट, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस और फिर फिजिकल साइंस। तो इन पांचों में से किसी भी सब्जेक्ट का अगर क्वेश्चन चाहते हैं तो उनको पिछले 7 सालों का क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में उनके लिए जनरल नॉलेज, जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी तो जो रहेगा ही 50 नंबर रहता है। उसके अलावा इसके साथ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, लेकिन उन सबों के लिए आपको चार्ज भी पे करना पड़ेगा क्योंकि मेहनत से उसको अरेंज किया गया है, उसको सेटअप किया गया है, फिर उसको सोल्व किया गया है, तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी सी देब ढीली करनी पड़ेगी। तो ये प्रैक्टिस सेट है जनरल सेक्शन का। जिन लोगों को प्रैक्टिस सेट चाहिए, क्वेश्चन नहीं चाहिए, ये सभी चीज़ चाहिए, तो सभी चीज़ एक ही साथ दिया जाएगा। उर्दू वालों के लिए भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट है जिसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। सोशल साइंस वालों के लिए भी प्रैक्टिस सेट है, उनके लिए भी हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाया है। तो आप इन सबों के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप देख रहे हैं 8804447155। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें।
तो ये तो अलग बात थी। अब हम आते हैं असल मुद्दे पर जो आज की इस वीडियो में मुझे बतानी है। मानू ने अपना जो प्रस्पेक्टस रिलीज़ किया है साल 2022-23 में एडमिशन के लिए, वहाँ देखिए लिखा है क्या है, एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम थ्रू CUET। चलिए, CUET क्या बला है जो अभी आपको मैं बता रहा था, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी या NEP 2020 में लागू किया, जो 1986 के बाद से लेटेस्ट है। पहले 1986 में जो बना था उसके बाद से उसमें कोई अपडेट नहीं हुआ था, और एक ही मरतबा फिर से कब 2020 में उसमें अपडेट किया गया है। तो ये वही NEP एक चीज़ रिकमेंड की थी कि जितनी भी हिंदुस्तान में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, ऐसा क्यों ना किया जाए कि उन सभी का एक ही टेस्ट लिया जाए और उसमें स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस हो उसी परफॉर्मेंस के बेस पर उसको यूनिवर्सिटी अलॉट किया जाए। जैसा आप जानते हैं एक नीट एग्ज़ाम मेडिकल वालों के लिए होता है, और नीट में पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं, फिर उसमें उनका जो स्कोर होता है, जो मार्क्स रहता है, उस मार्क्स के बेस पर उसको कॉलेज अलॉट किया जाता है। उसी तरीके से इंजीनियरिंग वालों के लिए आप जानते हैं JEE होता है, जो मेंस एडवांस 2 लेवल पर एग्जाम होता है। तो जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो सभी एक ही टेस्ट देते हैं, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में उनका जो रैंक होता है परफॉर्मेंस, उसके बेस पर उसको कॉलेज अलॉट किया जाता है। उसी तरीके से जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक ही टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में बच्चे जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अपनी चॉइस देंगे, और उसी चॉइस के बेस पर उसका सिलेक्शन होगा। अब स्टूडेंट्स को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चाहते थे कि नहीं मेरा दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में भी हो जाए एडमिशन, MU का भी फॉर्म भरते थे और MU का जाकर टेस्ट देते थे, मानू का भी भर रहे हैं, JNU का फॉर्म भर रहे हैं। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स को अब क्या है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बल्कि वो सभी एक ही टेस्ट देंगे। सिर्फ फॉर्म अप्लाई करते टाइम वो अपना चॉइस देंगे, अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे, फिर उसके बाद उनको वो यूनिवर्सिटी अलॉट किया जाएगा जैसा उसका परफॉर्मेंस होगा। तो अब अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग टेस्ट से झमेला ख़त्म और सिर्फ एक ही टेस्ट होगा। यही है CUET। ये तो CUET की बात थी। अब थोड़ा सा जब अब मानू के रिगार्डिंग हम वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मानू के बारे में भी अपडेट होना चाहिए कि मानू क्या है। तो मानू का एस्टेब्लिशमेंट आप एक चीज़ याद रखेंगे कि 1998 में हुआ था पार्लियामेंट एक्ट के तहत, और इसमें अभी टोटल 7 स्कूल है। स्कूल कहते हैं कई सारे डिपार्टमेंट्स को मिलाकर। जैसे मान लेते हैं एक हमारा हो जाता है स्कूल ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस अगर हम कहेंगे तो ये एक स्कूल है, लेकिन इसमें डिपार्टमेंट कौन कौन हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। इस तरीके से इस सोशल साइंस के जो भी सब्जेक्ट है वो कहीं ना एक डिपार्टमेंट है, लेकिन उन सभी को मिलाकर स्कूल बना दिया गया है। तो ये क्या हो गया, इस तरीके के कुल 7 स्कूल है। स्कूल ऑफ आर्ट्स, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इस तरीके से कुल 19 यानी 19 डिपार्टमेंट है। और मानू में जो अब तक कोर्स कराए जा रहे हैं, मानू में जो कोर्स हो रहे हैं टोटल 75 है, PhD को भी शामिल करके उसमें। पहले ये 71 यानी 71 प्रोग्राम ही था, लेकिन अब इसमें 4 ऐड किया गया है। वो कौन कौन सा ऐड किया है जब आपको प्रोस्पेक्टस आएगा, और दूसरे प्रोग्राम जो बचे हुए प्रोग्राम का, जैसे ये तो सिर्फ UG लेवल है, बाकी PG लेवल या जो इसमें नहीं शामिल है उन सभी का तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और मानो के जो ब्रांचेस हिंदुस्तान के 11 अलग अलग स्टेट में वाक़ है। इसका मेन ब्रांच हैदराबाद में है, लेकिन इसके अलावा हिंदुस्तान के अलग अलग 11 स्टेट में इसके ब्रांचेज हैं। तो मानो में आने वाले हैं आप, तो मानो के बारे में इतना बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। अब हम इसमें जो मेन पॉइंट है दूसरा वो आप देखेंगे एडमिशन शेड्यूल।
शेड्यूल फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन CUET। तो अब यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई, मतलब कि जब CUET हो गया है तो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाकर अप्लाई नहीं करना है। उसी तरीके से मानो में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है आप मानो के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें, बल्कि CUET के अकॉर्डिंग उसके साइट पे जाके अप्लाई करना है। वो साइट क्या है हम आपको बताएंगे। यहाँ पर ये देखिए कि फॉर्म अप्लाई का डेट कब से है, तो 6 अप्रैल से 6 मई तक, मतलब 1 महीने का डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और फ़ी पेमेंट क्या है, तो यही 6 मई को ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं शाम 5 बजे तक, और फ़ी पेमेंट रात 11:50 तक करने का टाइमिंग है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो लोग एंट्रेंस के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका एंट्रेंस कब होगा, 1st एंड 2nd वीक ऑफ जुलाई महीने के पहले और दूसरे हफ्ते में, मतलब जुलाई 15 से पहले तक सभी स्टूडेंट्स का एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। अब इसमें एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसमें 2 स्लॉट है, या फर्स्ट सिटिंग या 2 सिटिंग, इस तरीके से कर लें। और उसकी टाइमिंग यहाँ 195 मिनट यानी 3.25 घंटा दिया गया है स्लॉट 1 का, और स्लॉट 2 का भी 3.25 घंटा टाइम दिया गया है। एग्ज़ाम कैसे होगा, यानी CUET या NTA एग्ज़ाम कैसे लेगी, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लेगी। क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस किस मीडियम में होंगे, तो क्वेश्चंस का जो मीडियम आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि यहाँ 13 मीडियम आपको मिल जाएगा। इंग्लिश, हिंदी, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इतने सारे मीडियम में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो दूसरी अहम अपडेट है, मतलब कि इसी में अब देखिए कि जो भी कैंडिडेट इसमें अपेयर होना चाहते हैं उसके लिए वेबसाइट दिया गया CUET.samarts.ac.in या फिर www.nta.ac.in। इन दोनों वेबसाइट पे जाकर वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फॉर्म अप्लाई के लिए उनको यहीं विजिट करना होगा। ये तो फॉर्म अप्लाई के रिगार्डिंग डेट था। थोड़ा सा मानो का कुछ और अचीवमेंट है जो आप मानो के अचीवमेंट को जान लीजिए। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे मानो में स्कूल्स कितने हैं। मतलब मानो में हमने आपको जो स्कूल्स बताया है या डिपार्टमेंट बताया है उन सारे डिपार्टमेंट्स का एक शॉर्ट सा आप ग्राफ देखिए। उस ग्राफ में हम बात करेंगे, चलिए यहाँ हम अब आगे आ रहे हैं एकेडमिक प्रोग्राम, लेकिन इससे पहले हमें एक और चीज़ ग्राफ देखनी थी। हाँ, अब देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले आप जो देखेंगे मानो में जो आपको स्कूल्स बताया गया है, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, तो स्कूल ऑफ जो लैंग्वेज है उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, अरबिक है, इंग्लिश है, हिंदी है, पर्शियन है, उर्दू है और ट्रांसलेशन स्टडीज़। मतलब कुल 5 सब्जेक्ट 5 लैंग्वेज है मानो में। फिर जब एजुकेशन में जब हम आते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, और फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू मीडियम टीचर्स है। तो इस डिपार्टमेंट में BEd, MAd और DLEd कराए जाते हैं। उसके अलावा जो ऑलरेडी टीचर है टीचिंग जॉब कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। फिर स्कूल ऑफ सोशल साइंस जब हम आते हैं तो सोशल साइंस में आप आ जाता है इस्लामिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, सोशल वर्क और फिर वुमेन एजुकेशन। ये सब के सब आपका स्कूल ऑफ सोशल साइंस में है। इन सभी सारे कोर्सेज मानो में पढ़ाए जाते हैं, इतने सारे। साइंस में जब हम आते हैं तो मैथमेटिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जूलॉजी। मास कम्युनिकेशन में हम आते हैं तो ये बस एक मास कम्युनिकेशन है, इसमें आपका BA ऑनर्स JMC होता है और फिर मास्टर भी होता है, PhD तो होता ही है।
फिर आपका स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में जब हम आ जाएंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पॉलिटेक्निक, ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है। फिर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में हम आ जाते हैं MBA। इसके अलावा और भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उसके अलावा मानो में और अदर क्या है, तो अलबेरूनी सेंटर फॉर सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन पॉलिसी, सेंटर फॉर उर्दू कल्चर स्टडीज़, हारून खान शेरवानी सेंटर फॉर दक्कन स्टडीज़ और इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर जिसे IMC कहते हैं। ये तो मानू का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट और अहम बात है मानू के बारे में, तो ये जानिए कि मानू एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और वो मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि नैक जो है उसके ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग साल 2009 में जो ग्रेडिंग किया था नैक ने, उसमें मानू को A ग्रेड मिला था। उसी तरीके से 2016 में जो ग्रेडिंग किया गया उसमें भी A मिला। मतलब कि हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से भी मानू एक है, क्योंकि इसे नैक ने A ग्रेड दिया है। आगे बढ़ते हैं अब तो इस प्रोस्पेक्टस में हमारे लिए काम की बात नहीं थी, जहाँ पर से काम की बात शुरू होगी हम फिर आपको वहाँ से शुरू करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अब देखिए, अब सबसे पहले पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो मानो में बैचलर ऑफ आर्ट्स या BA जो होता है उसके लिए कितने, मानो में BA के लिए 188 सीट है। कहाँ? हैदराबाद में। उसके अलावा BA मानो के लखनऊ कैंपस से भी होता है तो वहाँ 50 सीट है। मतलब टोटल BA में 138 स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। बाकी एलिजिबिलिटी तो है ही कि BA करने के लिए आपके पास इंटर होना चाहिए या इंटर लेवल का कोई भी डिग्री होना चाहिए। और फिर मानू में एडमिशन लेने के एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया किसी भी कोर्स में यही आता है कि कैंडिडेट का उर्दू पढ़ा हुआ होना चाहिए, चाहे वो मैट्रिक में हो, इंटर में है, ग्रेजुएशन में हो, किसी एक में भी उर्दू होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी आपने BA का देखा था, अब अगला आपके पास BCom का होगा। BCom में मानो में कितनी सीटें हैं, उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, वो आपको अभी पता चलेगा। तो ये आपके स्क्रीन पर है BCom सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में है, किसी और कैंपस में नहीं है। और इसके लिए भी बेसिक क्राइटेरिया वही है जो दूसरे कोर्सेज के लिए क्राइटेरिया है। मतलब कि कैंडिडेट का उर्दू एज ए सब्जेक्ट या एज ए मीडियम पढ़ा हो 10th या 12th लेवल तक, या फिर मदरसा में जो मानू के मदरसा लिस्ट से रिकॉग्नाइज है, और फिर उनका 40% मार्क्स हो उसके इंटर में या उससे पहले जो भी उसने किया है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का आ रहा है, ये कि बहुत ऑन डिमांड कोर्स है, इसमें दिन ब दिन बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए टोटल 30 सीट है। फिर जब हम आगे देखेंगे तो अब हमारा बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc आ रहा है। तो BSc में आप जानते हैं कि 3 ग्रुप बन जाता है, MPC फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसके लिए हैदराबाद में 40 सीट है और सिर्फ हैदराबाद में, दूसरे कैंपस में नहीं है। MPCs में फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, तो इसमें भी 40 सीट है। ZBC की कहेंगे तो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, इसमें भी हैदराबाद में टोटल 40 सीट है। आगे बढ़ते हैं। बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स यानी BVoc की जब हम बात करते हैं, जिसमें 2 आता है, एक MIT आता है और दूसरा MLT। तो MIT में भी 63 सीट है और MLT में भी 63 सीट है। इन सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि कैंडिडेट का 10th या 12th में उर्दू पढ़ा हो, या फिर वो उर्दू मीडियम का ही स्टूडेंट हो, या मदरसा वैसे मदरसा का स्टूडेंट हो जो मानू के मदरसा लिस्ट से रिकॉग्नाइज्ड है, और फिर उनके क्वालिफाइंग एग्जाम में 40% मार्क्स हो कम से कम। दोनों वही बात है, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। एक और अगला पॉइंट है इस PDF का,
वो है कि एकेडमिक प्रोग्राम एंड इनटेक। तो अभी ने आपने जो जाना था उसके अलावा जो अगर हम टेक्नोलॉजी पर आए तो बीटेक में 75 सीट है और बीटेक में जो लिटरल एंट्री होता है उसमें 15 सीट है, तो टोटल सीट आपका 80 हो गया। अब हम असल इस टॉपिक पर आते हैं जो स्टूडेंट्स को समझने में कन्फ्यूज़न हो रहा है, जो मानू में स्टूडेंट्स एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए यह पहली मरतबा है, उनको मसला हो रहा है। तो सबसे पहले मानू जो है CUET को फॉलो कर रही है, तो मानू में जो भी एडमिशन देने वाले स्टूडेंट हैं उन सबों को CUET के अकॉर्डिंग ही चलना होगा, यानी जब वो टेस्ट ले, जब वो रिजल्ट दे, जब वो एडमिट कार्ड जारी करे, तो उन सभी में CUET का क्या प्रोसेस है, CUET किस तरीके से ये सारी चीज़ों को अंजाम देंगी, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन entered with the responsibility of conduct the university entrance test for all central university, यानी NTA जो है वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक कॉमन टेस्ट कंडक्ट करेगी। और फिर उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सिस्टम पे आप बैठ कर देंगे, ऑफलाइन आपको कहीं भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उसके लिए सूबे बनाए गए, सेंटर्स बनाए गए हैं। और जो अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, हाँ, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज हैं जो जिसके लिए NTA या CUET टेस्ट कंडक्ट कर रही है, उन सभी को आपको सेपरेटली उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी जाके देखना पड़ेगा। ये आपको इस लिस्ट में यहाँ कहा गया है कि रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे भी वो अवेलेबल है। यह CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी या ये जो साइट बनाया गया है यहाँ पर भी ये सारा आपको देखने को मिल जाएगा। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम्स में क्या होगा, तो मैं स्पेशली आपको यहाँ पर मानू के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि मानू के स्टूडेंट्स को जो फॉर्म टिक करना है वो आगे बताया है, लेकिन कॉमनली अगर हम बात करेंगे तो एग्ज़ाम का 4 सेक्शन होगा, जिसको हम 2-3 अलग अलग ग्रुप में कर लेंगे। एक ये लैंग्वेज ग्रुप हो जाएगा, दूसरा एक ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से हम BA करना चाह रहे हैं उसका। मानू में तो कॉमन BA होता है, तो मानू में इसका आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, इस वजह से सब्जेक्ट का इशू वहाँ होगा, तो आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा। फिर जनरल टेस्ट, तो ये लगभग सभी यूनिवर्सिटी में जनरल रहेगा, एक तरीके से जनरल टेस्ट ये कंपलसरी टाइप का टेस्ट है। अब ये जो सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज है और सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज है और सेक्शन 2 में 27 सब्जेक्ट है और 3rd जनरल सब्जेक्ट। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सेक्शन A में ये 13 लैंग्वेज है, इसमें से 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। हर एक लैंग्वेज से आप जो भी लैंग्वेज चूज करेंगे उससे आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 50 होगा। और ये सिलेबस या क्वेश्चन टाइप दिया गया है, उसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिर आगे देखते हैं, जो सेक्शन B है उसमें 20 लैंग्वेज दिया गया हुआ है, 1 का ही एक पार्ट है, इंटरनल पार्ट कहेंगे। और सेक्शन सेकेंड जो है या सेक्शन 2 है उसमें आपको 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट से आप बैचलर या BA करना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट है, उसके में लिए भी आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा 50 क्वेश्चंस में थे। और इसके लिए सिलेबस आपका NCERT का क्लास 12th को माना गया है, क्लास 12th। आगे है ये जनरल सेक्शन है, 3rd। आप कोई भी एग्जाम देंगे तो मुझे लगता है कि जनरल सेक्शन सब में तो होना ही चाहिए, जिसमें आपको ये जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर्स होगा, मेंटल एबिलिटी होगा, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, या फिर और ये इसका लेवल जो है क्या 8 ग्रेड तक, क्लास 8 तक ही होगा, तो बहुत डीप नहीं होगा। लैंग्वेज जो 13 लैंग्वेज आपको फर्स्ट का आपको A1 में देखने को मिला था, उस लैंग्वेज में कौन कौन सा लैंग्वेज शामिल है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, आसामी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। मतलब जो भी इंडियन लैंग्वेज है वो सारे लैंग्वेज आपको फर्स्ट ग्रुप में मिल रहा है। लेकिन अगर हम ग्रुप 1 के B की बात करें तो उसमें 20 लैंग्वेज है, कौन का फ्रेंच है, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, कोकनी, बुडो, डोगरी, मैथिली,
मणिपुरी, संथाली, तिब्बतीन, जापानीज, रशियन और फिर चाइनीज़। तो ये भी दोनों लैंग्वेज ही है। फिर तीसरा जब हम आते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, आपको अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी या जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस, या इस तरीके के सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप उन सब्जेक्ट्स के लिस्ट को आप यहाँ पर देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि अब स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट क्या क्या चूज, कौन स्टूडेंट कितना क्या कर सकता है। तो कोई भी स्टूडेंट जो है एनी 3 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन B टेकन टुगेदर, एक साथ सेक्शन 1 के A या B से कोई भी 3 लैंग्वेज स्टूडेंट ले सकता है। और उसको जब जो भी हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर उसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट से भी हम आपको सब्जेक्ट लेना है। हम ज़रूरी नहीं है कि हम कम से कम कितना लें, आप यानी कि सभी डोमेन को चूज़ करना, टच करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप 2 लैंग्वेज लेंगे तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से 6 लेंगे और एक और आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर आप डोमेन जो लैंग्वेज वाला जो था उसमें से अगर 3 लेंगे तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो था वो आपका 5 हो जाएगा। वो अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं एक और वीडियो बनाऊंगा फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये डोमेन सब्जेक्ट क्या है, लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या है और कौन से सब्जेक्ट चूज करेंगे तो फिर हमें एग्जाम में क्या देना होगा, कैसे देना पड़ेगा। चलिए, यहाँ एक और चीज़ वही दिया गया है कि एग्ज़ाम जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा और क्वेश्चन जो है वो आपका किस मीडियम में होगा। तो यहाँ आपको 13 लैंग्वेजेस दिए गए हैं, जो सभी क्वेश्चंस लैंग्वेज छोड़ के, मतलब आप अगर लैंग्वेज ले रहे हैं उर्दू तो आपका उर्दू में ही रहेगा, लेकिन अगर लैंग्वेज छोड़ के दूसरा जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स, ये सारा जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस का लैंग्वेज कोई एक, आप इसलिए 13 नाम दिया गया हुआ है, जिसमें हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, असमी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु, तमिल शामिल है। इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो एक चीज़ क्या है कि जब जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे उसके अलावा आपका इंग्लिश लैंग्वेज तो वो क्वेश्चन होगा ही होगा, मतलब बाइलिंगुअल क्वेश्चन होगा। एक तो सारा क्वेश्चन इंग्लिश में ही होगा, लेकिन आपको एक और ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपनी तरफ से कौन सा चूज करना चाह रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर हम एग्जाम में फॉर्म का मीडियम उर्दू चूज कर लिए तो लैंग्वेज में तो जो उर्दू है वो तो उर्दू रहेगा ही, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट में जब हम आएंगे तो वहां पर वो क्वेश्चन हमें उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर या जनरल सेक्शन पर आएंगे तो वहां भी आपका अपना सेलेक्ट किया हुआ लैंग्वेज और दूसरा जो एक डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो आपका रहेगा। तो इस तरीके से ये सारे मीडियम्स में आपको ये बात समझ लेनी थी। किस मानो के स्टूडेंट्स में एक यहाँ पर ये प्लस पॉइंट मिल गया, पहले सिर्फ और सिर्फ उर्दू मीडियम में ही क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन अब वो क्वेश्चन सिर्फ उर्दू में ना रहेगा बल्कि उसके लिए आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे दिया गया हुआ है कि लैंग्वेज का सिलेबस क्या होगा, तो ये सिलेबस को हम फिर अलग से दूसरी वीडियो में बात करेंगे। सेक्शन 2 जो है डोमेन सब्जेक्ट, उसके लिए सिलेबस आपका क्लास 12th हो जाएगा। 3rd का यहाँ पर दिया गया हुआ है, हम इसको छोड़ते हैं। वेबसाइट फॉर्म अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट है। बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन्स थे, उन कन्फ्यूजन्स को दूर करना जरूरी था, इस वजह से मैं आपको डिटेल्स में बताता जा रहा हूँ। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं स्किप करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, शुरू हो रहा है, जो मानू स्टूडेंट्स के लिए है। यानी एवरी कैंडिडेट हु इज अप्लाइंग फॉर यूजी प्रोग्राम इन मानू शुड मैंडेटरी सेलेक्ट उर्दू अंडर स्लॉट 1 और स्लॉट 2 अलॉन्ग विथ जनरल टेस्ट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एज गिवन बिलो। यानी मानू में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को स्लॉट 1 या स्लॉट 2 में से एक सब्जेक्ट उर्दू लेना ही लेना है। ये बहुत, अगर आप इसको मिस करते हैं तो मानो में आपका एडमिशन मिस हो जाएगा। तो स्लॉट 1 या स्लॉट 2, तो आप मान लीजिए स्लॉट 2 में तो उर्दू है नहीं, स्लॉट 1 में ही आपका उर्दू है, तो आपको स्लॉट 1 में उर्दू ही लेना है अगर आप मानो में एडमिशन लेना चाहते हैं तो।
बाकी उसके अलावा आपका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है या जनरल टेस्ट है उससे कोई मतलब नहीं है। या सब्जेक्ट क्वेश्चन का मीडियम आप कोई भी ले सकते हैं, उससे भी आपको अपमानों में कोई इशू नहीं है, लेकिन एक उर्दू सब्जेक्ट चूज करना ज़रूरी ही है। उसके अलावा भी एक और क्वेश्चन मानो के स्टूडेंट्स को आ रहा था कि क्या मानो में विदाउट उर्दू वाले स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। जो पहले से चल रहा था वो सारा सिस्टम अभी भी है, मतलब कि मानो के किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए 10th या 12th लेवल पर स्टूडेंट्स का उर्दू पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। 10th 12th या उससे एबव लेवल या उससे इक्विवेलेंट जो भी डिग्री उसके पास है। तो अब यहाँ पर मानो के स्टूडेंट्स जो CUET पे फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या होगा कि मान लेते हैं कि जो लोग BA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, BA ये सिंपल कोर्स है या BA पास कोर्स है, उसका वो सेक्शन 1A में देखिए सबको उर्दू ही लेना है। जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको भी उर्दू ही लेना है, BCom के लिए जो अप्लाई करेंगे उनको भी उर्दू ही लेना है। तो स्लॉट 1 का जो फर्स्ट लैंग्वेज है, मानो के सभी स्टूडेंट को उर्दू ही लेना होगा, किसी भी कोर्स में वो एडमिशन लेना चाहे। उसके अलावा मानो में आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मानो में सभी सब्जेक्ट में एडमिशन लेने वाले जनरल टेस्ट ही देंगे। मतलब सिर्फ 2 स्लॉट लेना है मानो के स्टूडेंट्स को, एक आपका उर्दू और दूसरा जनरल टेस्ट। ये बाकी एलिजिबिलिटी है, तो वो एलिजिबिलिटी आप जान ही रहे हैं किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो ये कन्फ्यूज़न आप समझ लीजिए कि जो भी स्टूडेंट अभी अप्लाई नहीं किए हैं वो पहले बात को समझ लीजिए कि मानो में एडमिशन उसी स्टूडेंट को मिलेगा जिसका फर्स्ट स्लॉट में लैंग्वेज 1 के A में उर्दू होगा, और थर्ड उनका यानी स्पेसिफिक यानी जनरल टेस्ट भी होना ज़रूरी है। बाकी उसके अलावा भी चूज़ करेंगे तो आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में बेनिफिट होगा, नहीं करेंगे तो फिर सभी यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग रूल है। इसी तरीके से ये बीटेक का है। अब देखिए अब बीटेक में अब देखिए कि बीटेक में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट था, फर्स्ट वाला जो लैंग्वेज 1A है उसमें तो उर्दू रहेगा ही रहेगा, लेकिन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बीटेक वालों के लिए मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट हो जाएगा, उसको ये सब्जेक्ट लेना होगा। उसी तरीके से जो लोग लिटरल एंट्री यानी बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होगा। बाकी उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट है, उन सभी के लिए बस उर्दू लेना है और जनरल टेस्ट लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर हमें बताइएगा, हम कमेंट बॉक्स में हम इसको लेकर एक और दूसरी अलग से भी वीडियो हम बताएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इस वजह से मैं शॉर्ट में इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो अपडेट आपके पास बच रहा है कि मानो में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो रिजर्वेशन का क्या चक्कर है। तो 15% रिजर्वेशन SC के लिए है, 7.5% ST के लिए है, 27% रिजर्वेशन OBC के लिए नॉन क्रीमी स्टूडेंट्स के लिए है, और EWS के लिए 10% यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन का नॉर्म्स है। उसी तरीके से यहाँ वुमेन स्टूडेंट्स के लिए 33% रिजर्वेशन है। मतलब कि ये जो 15% SC के लिए होगा, ST के लिए या OBC के लिए जो 27% होगा, या फिर 10% EWS के लिए, इन सभी में 33% वुमेन कैंडिडेट को मिल जाएगा। बाकी जो जनरल है, नॉर्मल जनरल के लिए जो 40% सीट बच रही है उसमें कोई भी आ सकता है, उसमें भी 33% गर्ल्स के लिए ही होगा। तो ये इस तरीके एक रिजर्वेशन का इशू है। बाकी उसके अलावा एज रिलैक्सेशन बात करें या वेटेज के लिए, मतलब आपने देखा था कि एलिजिबिलिटी में था कि किसी में कैंडिडेट का 40% मार्क्स क्वालिफाइंग एग्जाम में होना चाहिए, 45% मार्क्स होना चाहिए। तो उस तरीके से मार्क्स में वुमेन के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। अब मानते हैं कि नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए अगर 40% है तो वुमेन को उस 40% में से 5% घटा दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन में मतलब कि मानते हैं यूजी करने के लिए अगर एज 28 है तो उसको 5 साल ज़्यादा 32 ईयर्स की भी अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो इसी तरीके से PWD के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए, जम्मू और कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए, या फिर स्पोर्ट्स कोटा के स्टूडेंट्स के लिए भी एज और मार्क्स का रिलैक्सेशन है। उसके अलावा मानो में कुछ स्पेशल कैटेगरी का कोटा भी है। मानो का स्कूल चलता है मॉडल स्कूल, उस मॉडल स्कूल के पास आउट स्टूडेंट्स का 10% रिजर्वेशन है मानो के BA, BCom, BSc
या BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज में। जम्मू कश्मीर वालों के लिए 5% है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से आप चिल्ड्रेन और आर्म्ड फोर्स है या स्पेशल कोटा है, जो भी है वो सारे आप इसे देख सकते हैं। सॉरी, लैपटॉप चार्ज में पॉइंट ऑन नहीं था, स्विच ऑफ था, जिसकी वजह से नहीं हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्पेशल कैटेगरी यहीं पर ख़त्म हुआ। तो इस वीडियो में आप सबको को इतना ही बनाना था। इसके बाद अब आपको यहाँ डॉक्यूमेंट यानी सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दिया गया है, उसको हम अलग से अगली वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को हमने जो बताया है, लास्ट में एक मरतबा समराइज़ कर देता हूं कि मानू का एडमिशन का जो प्रोसेस है पहले के मुकाबले अब चेंज हो गया है। पहले BA, BSc, BCom या BVoc, MIT, MLT में मेरिट के बेस पर एडमिशन हुआ करता था, लेकिन अब उसमें एंट्रेंस के बेस पर एडमिशन होगा। और मानू इन सभी की एंट्रेंस खुद से कंडक्ट नहीं करेगी, बल्कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक ही एंट्रेंस टेस्ट होगा, और उसी एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स या स्कोर के बेस पर भी मानू में भी एडमिशन होगा। और ये एंट्रेंस टेस्ट कौन कंडक्ट करेगी? तो वो CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेगी, और फिर NTA के थ्रू ये एग्ज़ाम होगा। फॉर्म अप्लाई करने का डेट 6 अप्रैल से 6 मई के बीच है, और एग्ज़ाम जो होगा वो जुलाई में होगा। मानू में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, जब वो CUET के वेबसाइट पे जाकर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनका जो स्लॉट 1 होगा, 2 स्लॉट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो किसी भी स्लॉट में फर्स्ट सिटिंग में या सेकंड सिटिंग में एग्ज़ाम लेने वाले हैं, तो उनका सेक्शन 1 में लैंग्वेज उर्दू होना ज़रूरी है। फिर और जो भी सब्जेक्ट के, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हो, BTech छोड़ के BA, BSc, BCom, BVoc, MIT और MLT, उनके लिए 3rd सेक्शन में जनरल टेस्ट होना, ये दोनों होना ज़रूरी है। और जो BTech में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री होना चाहिए इस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, और फर्स्ट में तो लैंग्वेज होना ही ज़रूरी है। तो ये मानू के लिए जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया को इस वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप नए हैं, अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।